सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बारिश। जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी और जो नहीं देख रहे, जो सिर्फ सुन रहे हैं, उन्हें भी साल नू की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि आने वाला नया साल आपके लिए बाइस मुसरत हो, बाइस खुशी हो और इसके साथ साथ वो तमाम नेक तमन्नाएं जो कि आपकी 2018 में अधूरी रह गई हैं, वो तमाम ख्वाहिशात आने वाले इस नए साल में आपकी ज़रूर पूरी हो। तो जहाँ पर मैं और मेरी टीम आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, वहीं पर साल नौ के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर तमाम बड़ी शख्सियात ने तमाम अहले वतन को मुबारकबाद साल नौ की पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 2019 के आगाज़ के मौके पर गुर्बत, जहालत, नाइंसाफ़ी और करप्शन जैसी बुराइयों के खिलाफ जद्दोजहद को और इस होने वाले जहाद के खिलाफ एक नए अज़्म का इयादा किया है। साथ ही साथ अपने ट्विटर पैगाम के जरिए ये मुबारकबाद उन्होंने अपने तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 बुराइयों जिसमें गुर्बत है, जहालत है, नाइंसाफ़ी है और करप्शन है, इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौजूदा हुकूमत जो है वो जद्दोजहद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि इंशाअल्लाह जो नया साल है 2019 वो पाकिस्तान में सुनहरे दौर का आगाज़ होगा। साथ ही साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी नए साल की मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों को दी हैं और इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा जो तर्जुमान पाक फौज हैं, उन्होंने भी नए साल की मुबारकबाद पेश की है। तो शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम की पहली ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं कि आज प्रोग्राम में जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उसमें हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शख्सियत। इसके अलावा आपको ये बता दें कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मैं चाहूँगी हमारे साथ मेहमान मौजूद हो, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा लेना रह जाता है, उनका मौक़िफ़ भी हमारे साथ मौजूद हो। तो पीटीआई से फैसल हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि राना अरशद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा होंगे और साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर भी हमें ज्वाइन करें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो सबसे पहले आज की पहली ताज़ा खबर को शामिल करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उस ऐलान की कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है वफाकी हुकूमत मौजूदा हुकूमत को गिरा दिया जाए। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब मुस्लिम लीग नून ने भी वफाक में हुकूमत गिराने का इंदिया दिया है, जबकि निजी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि 10 जनवरी को कौमी असम्बली का एक इजलास मुतवक्के है और उस इजलास में अपोजिशन जमातें मिलकर फैसला करेंगी कि आया कि इस हुकूमत को और मौका देना है या फिर इसे गिरा देना चाहिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ ले लेते हैं। सर, जो बातें सामने आ रही हैं, जो इंदिया पेश किया जा रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो बाइस तशवीश भी है और आपकी जमात के लिए लम्हा फिक्रिया भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को नए साल की मुबारक देता हूं और खान साहब ने आज जिस सुबह का आगाज़ में उन्होंने अपना ट्वीट किया जहालत, करप्शन, नाइंसाफ़ी और गुर्बत के ख़ात्मे का, तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। जो बात कर रही हैं हुकूमत के ख़त्म होने के हवाले से, देखें अपोजिशन जो है कभी भी अगर उसके लिए पॉसिबल हो हुकूमत को गिराना तो वो उसी वक्त कर दे। और आज के दौर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को ना तो पीपल्स पार्टी के बस की बात है और ना ही PMLN के बस की बात है। अगर इनके बस की बात होती तो ये डे 1 से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को आने ही ना देते। ये इनका ख्वाब है, ख्वाब देखना और उन पे और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने ख्वाब जो है 2019 में के पहले दिन से उन्होंने जो ख्वाब देखा है, ये मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम ये ख्वाब उनका आने वाले 5 सालों में पूरा ना होने वाला है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इनके बस में होता तो डे 1 से ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को ये आने ही ना दे। ठीक है, मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी फैसल हयात साहब की, वो कह रहे हैं कि खाम ख्याली का शिकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन नून लीग के क़यादत को तो हम देख रहे हैं कि 2018 ख़त्म हुआ, 2019, लेकिन आप लोगों की जारहाना पॉलिसी वहीं की वहीं है। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर आएंगे हुकूमत को गिराने के हवाले से?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इया का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ज़रियाब आरफ साहबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। और आज क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2019 का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को खुशहाली, तरक्की और तमाम तर अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज रखे। तो ये पाकिस्तान हम सब का और 22 करोड़ आवाम का है। बाकी जो आपने बात की गवर्नमेंट और अपोजिशन, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे गवर्नमेंट का रोल है 1973 के आइन के मुताबिक कि जो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी टीम है, उसी तरह अपोजिशन लीडर है और अपोजिशन की टीम है। तो माय पॉइंट इज़ कि हम मौजूदा गवर्नमेंट को टाइम देना चाहते हैं कि वो अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने लाएं। सही। जो खान साहब ने कंटेनर पर चढ़कर जो आवाम से वादे किए थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 70 साल तारीख में अगर हम पीछे पीछे जाएंगे तो तमाम चीज़ें नज़र आती हैं कि ये पाकिस्तान जो है, ये मैं समझता हूँ कि अयूब खान साहब का दौर हो या पहले प्राइम मिनिस्टर खान लियाकत अली खान साहब हो। खान लियाकत अली खान भी एक इंटरनेशनल साजिश के तहत शहीद कर दिए जाते हैं। फिर मैं समझता हूँ कि मादर मिलत का भी इलेक्शन जो था वो भी सियासत की नज़र हो गया। आज सियासत अपनी जगह पे, लेकिन जो आम गरीब आदमी है, जो वोटर है, जो मैं समझता हूँ गांव में रहने वाला है, जो दूर दराज रहने वाला है, उनका मैं समझता हूँ कि ज़रूर एफिलिएशन होती है, लेकिन वो चाहते हैं रिलीफ। और रिलीफ देना मौजूदा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वफाकी गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट्स हो। अब मैं समझता हूँ करप्शन, गुर्बत, जहालत, भाई कौन कहता है कि इसका खात्मा नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करप्शन जो है ये एक नासूर है और इसके लिए इत्साफ जो है ये क्रॉस दी बोर्ड सब पर होना चाहिए। अगर मैं करप्ट हूँ या कोई पीटीए के करप्ट हैं या पीपल पार्टी के हैं, तो इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। सबका हो रहा है और क्रेडिबिलिटी से हम उम्मीद भी रखेंगे अदालतों से कि आने वाले दिनों में हिसाब होता रहे। आपका मौक़िफ़ आ गया। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब, उनने शामिल गुफ्तगू करते हैं। पीजे मीर साहब, आपने पीटीआई और पीएमएलएन दोनों की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मुल्क में सियासी बहरान के हवाले से, आपको लगता है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल को अगर बिलखसूस हम लोग देखें तो इस वक्त पाकिस्तान किसी किस्म के सियासी बहरान का मुतहम्मिल हो सकता है? कि इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तानी मईशत में और पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल में? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब गवर्नमेंट और ऑपोजिशन एक सेंसिबल तरीके से चलेंगे। अगर गवर्नमेंट डिफेंसिव पे हो, ऑपोजिशन को लताड़ना शुरू कर दे और ऑपोजिशन गवर्नमेंट को बेबुनियादी तौर पे और कोई किसी फैक्ट्स के अलावा वो तनकीद करना शुरू कर दे, तो आपका जो सारा जो काम है, जो उसमें से जो आप इकॉनमी की बात कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ डिस्कस करेंगे असेंबलीज के अंदर? तो मैं समझता हूँ इन दोनों का एक बड़ा एक अहम रोल है। ऑपोजिशन का एक ओपिनियन है, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस दोनों के अंदर काम, आपका जो सवाल है वो काम होना चाहिए। अब वो काम इस वक्त ये वही करेंगे जो कि इन्होंने इनहेरिट किया है। अगर ये एक अच्छी इकॉनमी इनहेरिट करते और इनके पास मैं समझता हूँ अच्छे मैनेजर्स होते, तो आज इस प्रॉब्लम में ना होते। ये आज अच्छा काम करेंगे, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी तो साथ साथ वो एक अच्छा, एक आप कह लो कि एक अच्छा एक फॉर्मूला इनहेरिट करेंगे। हम बदकिस्मती से चले जाते हैं 1947, 47 से 73, 73 से 2018, लेकिन हम ये असेस नहीं करते कि लोग एक ही हैं। जिस तरह के राना साहब ने कहा, सब पाकिस्तानी है, कोई इधर उधर का नहीं है, लेकिन हम एक सीट पे बैठते नहीं हैं, एक दूसरे पे तनकीद करना बंद नहीं करते, क्योंकि हमने अपने लीडर्स की बात करनी होती है। अगर आप पीपल्स पार्टी को ले लें, वो जरदारी साहब से नीचे बात नहीं करते। पीएमएलएन को ले ले, नवाज शरीफ से बात नहीं नीचे करते। पीटीआई को ले ले, इमरान से नीचे। और भाई व्हाट अबाउट यू? Where is your own capability? Where are your own traits? जिस पे आपको एक पोजीशन पे लगाया गया। कमर ज़बान कायरा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। कमर ज़बान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि अगर जरदारी साहब इशारा दें तो हम हुकूमत गिरा दें। अगर इतना पोटेंशियल था पीपल्स पार्टी में, तो फिर 2018 में पीटीआई की हुकूमत कैसे इलेक्ट हो गई?
नंबर गेम चलेगा ना। तो आप जरा गौर कीजिए कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो इनके पास अपना तो नंबर था ही नहीं। अच्छा। इनके जो इत्तेहादी भी साथ मिले, उनके साथ ही फिर इंडिपेंडेंट्स आए और इनके इत्तेहादी इनसे नाराज हैं, इनके साथ नहीं है। अगर पहले दिन पीपल्स पार्टी इनकी गवर्नमेंट न बनाने के और भी कई सबब थे, पीपल्स पार्टी चाहती तो मियां नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग और बाकी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब सब ने मिलके जो पहली 26 तारीख को, 25 को इलेक्शन हुआ, 26 तारीख को जो उन्होंने मीटिंग बुलाई अपोजिशन की जमातों की, उसमें उन्होंने इब्तदाई ये मशवरा किया कि इलेक्शन का और इस प्रोसेस का बायकॉट कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, हमें असेंबलियों में जाना चाहिए, इलेक्शन की धांधली पे हमें भी एतराजात हैं। और अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल जाती तो ये असेंबली पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाती। अच्छा। लेकिन अगर हम चाहते और हम हुकूमत फॉर्म करने के लिए दोनों जमातें इकट्ठे हो जाते तो फिर मीडिया की बहसें कुछ और होती और मुल्क के अंदर भी शायद वो स्टेबिलिटी ना आती। जिस तरह की खींचातानी जारी थी और जिस तरह की पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन थी हमारे खिलाफ, वो नए किसी सेटअप को भी चलने ना दिया जाता जो मुल्क के लिए नुकसान। लेकिन कायरा साहब, अब बातें गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पीटीआई के अगेंस्ट होने जा रहे हैं। सिर्फ अपने करप्शन को छुपाने के लिए ये दोनों जमातें एक पेज पर आ रही हैं। वो दो जमातें जो कि 2018 में एक दूसरे पर बैश किया करती थी, तनकीद किया करती थी मुस्लिम लीग नून की करप्शन के हवाले से। जरा गौर कीजिए, आपने जो बात कही, आपके पहले सवाल के अगर मैं उसी का जवाब दे रहा था कि अगर हमने उस वक्त गवर्नमेंट ना बनने दी होती तो तब आप क्या करते, तब मीडिया हमारे साथ क्या करता। हम तो ये कह रहे हैं कि हम ये गवर्नमेंट गिराना चाहें तो गिरा सकते हैं, लेकिन पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, इसको चलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि खान साहब अपने किए हुए वादे पूरे करें। वो इत्तेसाबी अमल को भी हम कह रहे हैं कि पूरा करें, लेकिन उसको क्रॉस द बोर्ड करें। हम किसी मामले में रियायत नहीं मांग रहे, हम किसी मामले में उनसे किसी रियायत की बात नहीं करते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड करें और जो प्रॉमिसेस आपने लोगों से किए हुए हैं वो भी पूरे करें। पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी इस वक्त तंग हो गई है, महंगाई ने उनके जिंदगी अजीरन कर दी है। और ये जो मंत्र आप पढ़े जा रहे हैं ये ठीक है, कुछ अर्से के लिए सेल होगा और इसको चलने दीजिए। फेक प्रॉमिसेस ना कीजिए, प्रेशर में आके गलत यू टर्न ना लीजिए। अच्छा कैसा, अगर हमने प्रेशर की बात कर ही ली है तो मैं आपको ये बता दूं, मुकम्मल होने दे, मेरी बात पहले मुकम्मल होने दे। तो हम ये कह रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत चले। ये बात क्योंकि वो हमारी हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा हम सिंध गवर्नमेंट गिरा देंगे, हम ये करेंगे, हम ये बहुत सारे वज़ीरान ने बातें की कि जी फलां वज़ीर जा रहा है, गए भी, मुलाकातें भी हुई। गवर्नर साहब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हुए वो सियासी अमल में जाके मुलाकातें करने शुरू हो गए, लेकिन चले वो वहाँ तो कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, उन्होंने कहा कि हम गवर्नर राज लगाने की कोई बात नहीं कर रहे। और फवाद चौधरी ने कल ये गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जो पीपल्स पार्टी के पीछे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं वो हमें कह रहे हैं, वो प्रेशर डाले हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर कि आप इस्तीफा दे दें, आप हट जाएं। क्या वाकई वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर ऐसा कोई प्रेशर है? अभी कौन प्रेशर डाल रहे हैं? आपके अपने जो रुकने असेंबली हैं, सूबाई असेंबली, वो मुराद अली शाह पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इस्तीफा दे दें। आप तो पकड़े गए, हम ना पकड़े जाएं आपकी वजह से। ये किस दानिशमंद ने फरमाया है? कल फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। वो तो बहुत ही बड़े दानिशमंद हैं, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे और उनकी ज़हनी सेहत पे भी अल्लाह ताला उनको खैरियत रखे। ये बातें मैंने गुजारिश की ना कि फवाद चौधरी साहब तो इसी तरह की गुफ्तगू फरमाएंगे, लेकिन जो बंदे हमारी जमात के साथ थे, हम नारे लोगों ने इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारे प्रेशर्स फेस किए और इलेक्शन लड़े। उस वक्त भी हमें इस इलेक्शन में, सिंध में भी इलेक्शन हमसे छीनने की कोशिश की गई, नहीं छीना जा सका और अब भी ऐसा नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम इनकी गवर्नमेंट गिराने जा रहे हैं। जिस तरह मीडिया इस पर आप भी डिबेट कर रहे हैं, आपने भी गवर्नमेंट डिबेट शुरू की है। हमने कहा कि पोटेंशियल मौजूद है, हम चाहें तो कर सकते हैं। ठीक ठीक। फैसल यार साहब, आपने कायरा साहब की गुफ्तगू सुने, वो कह रहे हैं हम ऐसा कुछ नहीं करने चाह रहे हैं, ये सिर्फ कयास आराइयां हो रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी मौला बख्श चांडियो मौजूद थे, उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने गुफ्तगू की कि हर बार विफाक जो है वो उस सूबे के जो तमाम तर इख्तियारात हैं उन पर डाका डालने की कोशिश कर रहा होता है। फैसल यार साहब, क्या वाकई इस बार भी विफाक कुछ ऐसे ही करने जा रहा है, डाका डालने जा रहा है?
देखें, डाका डालने की जो रवायत है ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायत है। 2008 में आप देख लें गवर्नर राज पंजाब में किसने लगाया, गवर्नर राज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में लगाया था। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो इस पे पूरी तरह वजाहत दे चुकी है कि करप्शन की वजह से ये जो घबराहट का शिकार हुए हुए हैं, जो इनको परेशानी लाक हुई है, और ये ऐसी बातें उस आलम में उस वक्त कर रहे हैं जब इनको अपनी करप्शन के मामलात इनके जो हैं वो सब जुडियस हुए हैं और JIT की रिपोर्ट आ चुकी है। तो उस परेशानी की वजह से ये बात कर रहे हैं कि शायद वफाक जो है, क्योंकि जब बंदा खुद कोई काम करता है तो वो उसी के मुताबिक सोचता है, क्योंकि इन्होंने गवर्नर राज खुद लगाया था और इस वजह से खुद से ही बात कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है शायद कोई सूबे पर डाका डाली, ऐसी कतन कोई बात नहीं। और उस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के स्पोक्समैन ने वजाहत की कि हम कोई भी गैर जमहूरी और गैर जमहूरी अमल जो है ना करना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोई ऐसी सोच रखती है। ऐसी कतन कोई बात नहीं कि वफाक जो है सूबे के मामलात में कोई डाका डालने को जा रहा है। डाके तो इन्होंने डाले हैं जिनकी अब जो इनकी डाके की वजाहतें आ रही हैं और उस वजह से ये परेशान है और परेशानी के आलम में जो है इनके लीडरशिप जो है वो इस तरह की बातें कर रही है। अच्छा, कमर करे साहब, ये जो डाका डालने की बात हो रही है उस पर मैं आपसे ये बात कर दूं कि पिछले 10 सालों से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। अगर वफाक डाका डालने की कोशिश करता रहा तो क्या पीपल्स पार्टी ने रोकने की कोशिश की? क्या उस पर पीपल्स पार्टी हाथ पैर नहीं हिला सकती थी? आज भी वज़ीर-ए-आला सिंध आप ही लोगों का है। मुझे तो आपके कमेंट्स पे हैरानगी है कि आप क्या कमेंट फरमा रही हैं। मैंने तो ये बात नहीं कही कि ये सारा कुछ आप अपने तौर पे एक हवा के बुलबुले में ऐसी बातें कही नहीं। जो बात आपने मेरे मुंह में डाल के कह दी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के। नहीं कायरा साहब, ये बात मौला बख्श चांडिया साहब ने की है। नहीं, उन्होंने की होगी ना, आप उनका नाम लेके कहे। आपने मेरे कमेंट मैंने अपनी बात गुफ्तगू के आगाज में पहले यही कहा है। बात नहीं कर रहे, आप मेरे कमेंट के ऊपर कह रहे हैं ना। मेरे कमेंट के बाद दूसरे बंदे के पास जाने से पहले आप कहें तो तासर ये है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे भी तो ये काम आता है, मैं भी ये काम करता हूँ। ठीक है, प्लीज इसमें बहुत रहिएगा। और दूसरी गुजारिश है कि डाका मैंने कब कहा डाका डालने की कोशिश? कायरा साहब, मैंने मौला बख्श चांडिया की बात की, आप इस पर अपना मौक़िफ़ दे दीजिए प्लीज। आप मेरे साथ डिबेट कर रही हैं, मौला बख्श चांडिया की बात कर रही हैं, तो मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही। और ठीक है, अगर किसी को शौक है तो अपना शौक पूरा करे, उसका हक है। बिल्कुल वो आदम एतमाद की तारीख लाना चाहे बिल्कुल ले आए। हमने जो कहा वो यही। ठीक, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारी साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। राना अरशद साहब, पीपल्स पार्टी इसका ही मैं पहले जो थे मौला बख्श चांडिया साहब उन्हीं की गुफ्तगू को लेकर आगे बात कर रही थी कि उन्होंने कहा कि वफाक हमेशा से सूबों के इख्तियारात पर डाका डालने की कोशिश करता रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही सूबे सिंध में और पिछला दौर हुकूमत तो आप लोगों का था। क्या आप लोगों ने कोई ऐसी हरकत की थी? क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ऐसा कुछ किया था? ज़रियात साहब, मैं गुजारिश करूँगा, माशाल्लाह आप तो बड़ी फहम फरास्त रखते हैं। जब मई 2013 में हमें गवर्नमेंट मिलती है तो गिलगित बल्तिस्तान भी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी और आज़ाद कश्मीर में भी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी। और आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल पार्टी के जो MPs थे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और सदर के ख़िलाफ़ अदम इत्माद करना चाहते थे। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जो हमारे वफाकी मिनिस्टर कश्मीर गिलगित थे चौधरी बलजीत ताहर साहब, उनसे कहा और राजा फारूक साहब से कहा कि हमने किसी अदम इत्माद का हिस्सा नहीं बनना और हमने अदम इत्माद नहीं करना। अगर उनके MPs या MLAs करते हैं तो वो जाने। गुज़ारिश ये है, हमने आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अददी अक्सरियत थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे इत्तेहादी थे, वो चाहते थे कि हम वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन हमने PTI को मौका दिया। अब गुज़ारिश ये है कि किसने किसी से NRO मांगा? अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में ये बात की कि खान साहब फरमा दें या उनके वुज़रा फरमा दें। जो फैसल वावडा साहब हैं वो कहते हैं कि NRO मांगा जा रहा है। किससे NRO मांगा, किसने मांगा, कब मांगा, किसके सामने? इशू ये है, इशू ये है। राना साहब, आपको मौक़िफ़ सामने आ गया। पीजे मीर साहब, आपसे बड़ी माज़रत चाहूंगी, काफी देर से मैं आपका मौक़िफ़ नहीं जान पाई, लेकिन तीनों रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो पहला तजिया मैं आप से लूंगी, पहली गुफ्तगू, पहला सवाल मेरा आप से होगा। नाज़रीन, अभी लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सूबे सिंध की सियासत के हवाले से, जो कि इस वक्त हर जबान ज़द-ए-आम है। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। पीजे मीर साहब, आपने तीनों सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी और बड़े गहरे अंदाज, बड़ी गहरी दिलचस्पी के साथ वो गुफ्तगू सुन रहे थे। सवाल तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपसे तज्जिया लेना चाहूंगी। देखें, ये जो तीनों मेरे भाइयों ने जो बात की है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। देयर इज नो सब्सटेंस इन इट एट ऑल। आप एक हंग पार्लियामेंट की बात करते हैं, ये हैंगिंग पार्लियामेंट है। इसको हैंग ऑपोजिशन भी कर रही है, इसको गवर्नमेंट भी कर रही है। आप जो भी बात कर रहे हैं, अपने आप को डिटर्मिन, ऑपोजिशन भी कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, आप अपने आप को डिटर्मिन कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट पे हूँ या मैं ऑपोजिशन में हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ। ऐसी तो बात है ही नहीं है। हम बात यहाँ कर रहे हैं पूरी एंटायर, ये नहीं कि आज की बात है, एंटायर मीडिया के अंदर आपकी डिस्कशन बेस अराउंड करती है कि वो कैसे अंदर आ गया, ये कैसे बाहर हो गया, इसको वजारत क्यों नहीं मिली, उसको ये पावर क्यों नहीं मिली। ये आपका बेसिस है पूरा डायस्पोरा जिसके अंदर आप इस मुल्क को इस वक्त चला रहे हैं। आप वो बात कर ही नहीं रहे हैं कि जिसमें जो कि अभी जिक्र हुआ है कि भाई गरीब की बात कर लो, एम्प्लॉयमेंट्स की बात कर लो, आप इकॉनमी को बढ़ाने की बात कर लो। आप वो बात कर रहे हो जो कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, अगर तो हमने डेमोक्रेसी की तरफ चलना है और डेमोक्रेसी की तरफ नहीं, तो फिर ये गवर्नमेंट जैसे भी आई है, इसको आप टाइम दे दो। इसके साथ अगर आपने इनको अभी निकालना है तो फिर आप निकाल दो। ये कहने की बातें मत करो कि हम निकाल देंगे, ये निकाल सकते हैं। नो, अगर आप निकाल देंगे, इत्तेहादी इधर उधर तोड़ देंगे, किस तरह निकालेंगे आप? उनको पैसा लगाएंगे ना आप। तो वेयर इज दैट करप्शन एलिमेंट गॉन देन? सो अगर आप पैसा लगाएंगे, इन इत्तेहादियों को तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, कल यही इत्तेहादी कहीं से और पैसे लेके कहीं और चले जाएंगे। सो अगर हमने इस मुल्क को इसी तरीके से आप कह लो कि एक पपेट की तरह चलाना है, तो ये गवर्नमेंट ना ये मुल्क इस तरह चलेगा, ना ये गवर्नमेंट इस तरह चलेगी। सो आई थिंक हमें कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन करनी है कि अपोजिशन को चाहिए तनकीद बराए तामीर करे और नॉट बराए तनकीद, और जो गवर्नमेंट को चाहिए ये तनकीद दे। जो गवर्नमेंट्स तनकीद बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो गवर्नमेंट्स आगे नहीं चल सकती हैं। सो इनका काम है कि भाई अच्छी तनकीद को एब्जॉर्ब कर लो और जो खराब तनकीद उसको साइड पे फेंक दो, एंड डू गुड। किसके लिए? फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द ऑपोजिशन, बिकॉज दे आर द पीपल गवर्नमेंट इन वेटिंग। अगर ये आज खराब करके जाएंगे काम, तो वेदर मुस्लिम लीग नून आए या पीपल्स पार्टी आए, जो भी आए, उसके हाथ में तो एक डिजास्टर ही आएगा ना। तो हम अगली गवर्नमेंट के लिए या अपने मुल्क के लिए डिजास्टर क्यों छोड़ के जाएं? तो हमें एक बड़ी संजीदगी से इसको सोचना है कि हम यार अपने मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुंजादा चटान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे उन्हें। अच्छा, अभी बताया गया कि अभी मौजूद तो ज़रूर है, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, लेकिन शायद फ्रीजिंग है, अभी उनसे बात नहीं हो सकती। फैसल हयात साहब, मुराद अली शाह ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली में अददी अक्सरियत क्या है जो वो हुकूमत की तब्दीली के ख्वाब देख रही है। साथ ही साथ वफाकी हुकूमत मुल्क की मईशत ठीक करने और महसूलात की मद में वसूलियों को बेहतर करने के बजाय दूसरे कामों में लगी हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से हुकूमत संभाली है, तब से लेके अब तक हुकूमत की पॉजिटिव कारकर्दगी क्या रही है, और ऐसी क्या नहीं रही कि आपकी ऑपोजिशन जो है, आपकी ऑपोजिशन जमातें हैं, वो आपसे इतनी नाराज दिखाई दे रही हैं? देखिए, मुराद अली शाह साहब पे जो इल्ज़ामात हैं, ये इनकी इब्तिदा ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की, ये जो इन पे केसेस है या जो JIT ने रिपोर्ट सबमिट करवाई है, ये 2016 को इसकी इब्तिदा हुई थी और कल जाके सुप्रीम कोर्ट में उस रिपोर्ट को सबमिट करवाया गया एक आध दिन पहले। तो इससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कंसर्न ही नहीं। तहरीक इंसाफ का तो सिर्फ इतना कंसर्न है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट में JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट में कोई कंसर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना है और ना था। तो उस रिपोर्ट में जो इल्ज़ामात उन पे लगे हैं
और जो फैक्ट्स सामने आए हैं उस फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ये तो खुद मुराद अली शाह साहब को चाहिए था कि इतने बड़े इल्जामात उन पे जब लगे हैं तो अपनी पोजीशन को खुद से क्लियर करते और एक सूबे के वो चीफ मिनिस्टर हैं वो उससे रिजाइन कर देते और क्योंकि उनकी अददी अक्सरियत ज्यादा है पीपल्स पार्टी की वो किसी और को चीफ मिनिस्टर ले आते और अपनी पोजीशन को क्लियर करते। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ भी है और हकीकत भी, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के वफाकी वजीर पे जब JIT ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराई तो वफाकी वजीर ने इस्तीफा जमा करवाया। और अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाहती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाहते तो अपने इदारों में इन्फ्लुएंस शो कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वही बात की जो इलेक्शन में कहते थे, हम तो इदारों की बालादस्ती चाहते हैं और इदारों में सियासी मुदाखलत को ख़त्म करना चाहते हैं। उसकी मिसाल सामने है कि एक वफाकी वजीर के अगेंस्ट जो JIT ने रिपोर्ट दी और उस पर वफाकी वजीर साहब ने इस्तीफा दिया। यही बात तरीके इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात की है कि आप एक ऑफिस को छोड़ के अपनी पोजीशन को क्लियर करें, उसके बाद जो जिसकी ठीक है फैसला साहब साथ ही रहिए। अखुंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अखुंदर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर आप लोग तो मौका देना चाह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, अचानक ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत गिराने की बातें होने लग गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो चाहते थे कि हम सारे हुकूमत के साथ ताउन करें और ये हुकूमत चले, क्योंकि हुकूमत चलेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, हुकूमत चलेगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, हुकूमत चलेगा इसमें पूरी मुल्क है। तो हमें सियासत तो बात की चीज़ है, सबसे पहले तो हम सब ये मुल्क हम सब का है, हुकूमत का भी है, अपोजिशन का भी है। लेकिन अब जब इनसे मुल्क नहीं चला जा सकता है, इसके पास कोई प्लान नहीं, इसके शोडो कैबिनेट नहीं था, ये इक़्तिसादी हालात पे काबू नहीं पा सकते हैं, ये इसके जो वादे किए थे लोगों के साथ वो पूरा नहीं कर सकते हैं और ये आइन को तोड़ने की बातें करते हैं या 18वीं तरमीम को तब्दील करने की बातें करते हैं। तो फिर तो हमारी मजबूरी है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे आखिरी ख्वाहिश तो ये हैं, अगर हम ये करते तो ये तो इफ्तिताह में भी ये काम हम कर सकते थे, लेकिन अब अगर हम करना चाहेंगे तो बहुत मजबूरी के तहत करना चाहेंगे। और मेरे भाई ने जो कहा कि हमने JIT रिपोर्ट आ गई और हमने लोगों के नाम ACL में डाल दिए, तो मेरे भाई इस तरह के रिपोर्टें बहुत सारे आ जाते हैं, FIA के साइड से आ जाते हैं, पुलिस के साइड से आ जाते हैं, फिर हुकूमत इसके लिए एक कमेटी बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं कि ये बंदे का जुर्म इस तरह है ACL पे डाला जाए या नहीं डाला जाए। चूंकि ये रिपोर्ट आया था पोजीशन के खिलाफ तो इसमें इन्होंने बहुत जल्दी से काम लिया। लेकिन चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया अखुंदर चटान साहब, उन्होंने कहा है कि नाम अगर डाल नहीं थे ECL में तो मौजूदा हुकूमत अपने वज़रा के भी डालती, सिर्फ अपोजिशन के नाम ही क्यों? आपका मौक़िफ़ अभी लेना बाकी है। अब मेरे भाई ने कलामी के बाद ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं मैं आप ही के जवाब से कंटिन्यू करूंगी। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस JIT रिपोर्ट के हवाले से जिस पर चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में क्यों डाला गया और सिर्फ अपोजिशन के नाम ही क्यों है, वफाकी वज़रा जो हैं जिनका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से है उनके नाम इस लिस्ट में क्यों शामिल नहीं है। अगर एहतसाब होना है तो एहतसाब का अमल शफाफियत के साथ होगा, इस पर सारा बोझ अदालत पर मत डाल दिया जाए। और अखुंदर चटान साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। जी चटान साहब, आपको बात करने का भरपूर मौका दूंगी, जी फरमाइएगा। ये मेरे भाई जो फरमा रहा था कि अब JIT का रिपोर्ट आ गया तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्या JIT ने सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर आला को बुला के इनसे पूछा कि आपके ये इल्ज़ामात है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? क्या साबिक़ वज़ीर आला को बुलाया,
क्या किसी मिनिस्टर को बुलाया, अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार करके और इस पे चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे? अगर ये तरीका है तो फिर तो ये इल्ज़ामात पुख्तनख्वा के वो नेब में पेश हो रहे हैं। मालम जब्बा के जो 275 एकड़ ज़मीन का केस है, इस पे इमरान नियाजी साहब पे खुद हेलीकॉप्टर का केस है, पार्टी फंड्स के केसेस है इस पे, यानी 26 लोग इस हुकूमत के जो या तो मुशीर है या वजीर है और या माविनी खुसूसी हैं, तो ये सारे पे इस्तीफा दे दे। ठीक है, तो फिर तो बात, और इनके नाम भी ECL में डाले। आपके लोगों की तो रेफरेंसेस है, उसको आप नहीं पकड़ते हैं। देखते हैं वज़ारत दाखिला इस बारे में क्या इक़दाम उठाती है, नोटिस के जरिए। ठीक है हयात साहब, आपका भी मौक़िफ़ लूंगी, लेकिन राना अरशद साहब काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं, ज़रा उनसे मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ले लूँ। राना अरशद साहब, आप लोगों को हमेशा ये एतराज़ रहा करता था कि अदालती फैसलों में सियासी मुदाखलत मौजूद है। कल जो चीफ जस्टिस ने GIT रिपोर्ट और ECL में नाम डाले जाने के हवाले से सख्त बरहमी का इजहार किया है, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को मुतमईन हो जाना चाहिए कि जो अदालतें हैं वो किसी किस्म की सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं है, वो इस सियासी मुदाखलत से पाक हैं। जी राना अरशद साहब, मैं आपके मौक़िफ़ को कंडोज नहीं करता। हमने नहीं कहा, मैं समझता हूँ कि जब अदालतों के अहकामात आए हमने अमल किया। वो 28 जुलाई 2017 का फैसला था, तो मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल DC हुआ, अमल किया। उसके बाद पार्टी सदारत का मसला था, उस पर भी अमल किया। हत्ता कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को पहले केस में सजा होती, वो लंदन में थे, आकर गिरफ्तारी दी। अब 24 को खुद कोर्ट में जाकर गिरफ्तारी दी। हम अदालतों पर अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान भी करते हैं और उनके फैसलों का एहतराम भी करते हैं, लेकिन जब एक फैसला आता है तो फिर आईने पाकिस्तान के मुताबिक रिव्यू में जाने का हमें एक हक और एक होता है, हम वो अपना हक इस्तेमाल करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमने नहीं कहा कि हम गवर्नमेंट को चलने नहीं देते। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को चलना चाहिए, और अपोजिशन ने कोई रोड ब्लॉक, तमाम तरह हमारे मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं, हमने ख्वाजा साद रफ़ीक गिरफ्तार होते हैं। हमने ना कोई रोड ब्लॉक किया, ना कोई तोड़ फोड़ की। हम अदालतों के फैसलों पर अमल भी करते हैं। और ये भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अब गवर्नमेंट को 4 माह हो गए हैं, अब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। देखना डॉलर 145 रुपए तक पहुंच गया, और जो जिम्मेदार है 180 रुपए गन्ना लेना था, खुद इमरान खान साहब ने आकर सूबाई कैबिनेट की मीटिंग ली पंजाब में, और गन्ने की स्टार्ट का उन्होंने 15 नवंबर की डेट दी, लेकिन उस पर अमल ना हुआ। 1 माह लेट अमल शुरू हुआ। अब 140 रुपए का गन्ना लिया जा रहा है। ये किसान था जिसको नवाज शरीफ साहब के दौर में यूरिया की बोरी 1250 रुपए की मिलती थी, अब 1850 रुपए रेट हो गया। DAP की बोरी उस दौर में 2400 की थी, अब 4000 की हो गई है। नहीं, ये अब नहीं, ऐसे बात नहीं होगी। खजाना खाली नहीं था। नवाज शरीफ साहब के दौर में 24 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर थे, और जब हमारी गवर्नमेंट जाती है उस वक्त भी 18 अरब के करीब थे। अब इशू ये है कि हमें कहा जाता था कि ये मसनूई तौर पर डॉलर का रेट ले जाते हैं। तो अब ये जो मैं समझता हूँ कि खान साहब कहते थे बड़ी कंपिटेंट टीम है, तो किसने रोका? अब आप ये देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत खुद ओगरा ने जो समरी भेजी कि 15 रुपए डीजल सस्ता किया जाएगा, 9 रुपए पेट्रोल सस्ता किया जाएगा, तो उन्होंने 4 रुपए 26 पैसे किया। मैं समझता हूँ अब 52 रुपए का पेट्रोल लीटर जो है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो थोड़ी सी तो मेहरबानी करें कि जो चीज़ सस्ती होती है वो तो आवाम को रिलीफ दें। और अब आपने एहतसाब की बात की, एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब कराजी बोर्ड होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं और 90 दिन के बाद अब रेफरेंस बन रहे हैं, तो ये रेफरेंस तो बाबर अवान साहब के खिलाफ तैयार हैं। उसके बाद परवेज खटक साहब के खिलाफ केस है, फिर मोहतरम इमरान खान साहब के खिलाफ हेलीकॉप्टर वाला नैब में केस है, फिर जो बिलियन ट्रीज देखिए जी, आप उसकी जरा समरी देख लें। किसी जगह पर वो 6 रुपए का दरख्त है और किसी जगह पर वो 30 रुपए का दरख्त है, और वो 18 अरब के करीब कौमी खजाने से पैसे निकले। ठीक है राना साहब, मौक़िफ़ आ गया आपका। पीजे में साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि जो मुल्क की मौशी सूरत हाल इस वक्त ज़बरदस्ती का शिकार है, वो PTI की गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है? मुस्लिम लीग नून अपने दौर में बहुत सारे अच्छे इक़दाम करके गई है। मौशी हालत जो थी, मौशी ग्राफ जो था वो बुलंदी की तरफ था। जो सब कुछ किया है, जो सब कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी PTI गवर्नमेंट पर आयद होती है। जी पीजे मीर साहब।
पीजे मीर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो मैं आपसे ये सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ कि आपको भी लगता है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल की जिम्मेदार पीटीआई गवर्नमेंट है? नहीं जी, देखें बात सुने, ये आप पिछली गवर्नमेंट को ले लें, PMLN, इन्होंने जो इनहेरिट किया, क्योंकि आपस में इनकी टसल लगी रही, इन्होंने जो उनसे इनहेरिट किया ये कंट्रोल नहीं कर सके। आज जो PTI ने इनहेरिट किया है वो कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए, हमारी कंटिन्यूटी पॉलिसी इस मुल्क के अंदर नहीं है, इसके अंदर मैं हूँ, हम नहीं है। हम देखें, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट हम होते हैं, ठीक है, ऑपोजिशन का जमहूरियत का हुस्न नहीं है, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन द क्वेश्चन इज हम इकट्ठे काम नहीं करते और बाद में यही बहस होती है, क्योंकि अगर आज ये काम कोई नहीं भी कर सकते जो करने वाला, इन्होंने पिछलों पे डाल देना है, पिछलों ने पिछलों पे डाल देना है, लेकिन खुद को ओनरशिप इसकी नहीं लेगा डिजास्टर की। तो हमें ये चाहिए, देखो इस वक्त मैं आपको एक बताऊं जरा, आप ये मुल्क इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप डॉलर का रेट देख लो, पाउंड का रेट देख लो, इस वक्त जो चाइनीज पाकिस्तान में आके $80 पे बिजनेस कर रहा था, आज 180 पे कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अगर वाइंड अप भी करके जाता हूं, मैं तो नुकसान होके जा रहा हूं। हर चीज यहां से इफेक्ट हो रही है। ये एक दूसरे पे ब्लेम करना बंद कर दें, इकट्ठे बैठे और इस मुल्क को चलाएं। इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, ये नहीं किया, ये ऑपोजिशन तो वैसे ही मारी जाएगी, गवर्नमेंट जो है ये रुड़ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, इन दोनों को मिलकर एक संजीदगी से काम करो और एक दूसरे पे ब्लेम गेम बंद कर दो। खुदा के लिए दोनों पाकिस्तानी हो, दोनों को पाकिस्तान का ख्याल रखना है हमने। ठीक है, वक्त इंतहाई मुख्तसर रह गया। फैसल यार साहब, आपका मौक़िफ़ लूंगी मुख्तसर साहब, उसके बाद मुझे अखुंदर चटान साहब का लेना है। पीजे मीर साहब, राना साहब, मैं कथा कलामी की बात है, बस मुख्तसर सा वक्फा है, मैं जरा फैसल यार साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। जी फैसल यार साहब। जी जी, राना साहब ने बात की ये कि शुगर केन जो है 140 रुपीज़ पर 40 kg मिले वाले ले रहे हैं। मैं इनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, 2 फसलें जो है किसानों की फील्ड में आई हैं, एक पैडी और दूसरा शुगर केन। अल्लाह ताला के फजलो करम से 60% जो है हमारी पॉपुलेशन जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत से लिंक्ड अप है। और पहली फसल जो पैडी आई तो उसका जो रेट किसानों को मिला है वो पाकिस्तान की तारीख में इतना अच्छा रेट जो है पैडी का कभी भी नहीं मिला, 2200 रुपया पर मन के हिसाब से। और दूसरी बात 140 की बात की कि पर मन जो है गन्ने का रेट है, तो मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बीइंग एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, के पंजाब की किसी एक मिल में भी 180 रुपीज से 1 रुपया भी अगर कम मिल रहा हो तो मैं हाजिर हूं उसके जिम्मेदारी कबूल करने के लिए। और ना सिर्फ ये, बल्कि रेट जो है वो 180 रुपीज से भी बढ़ के कुछ मिलें जो है वो 210 के करीब रेट्स दे रही हैं। तो ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह है कि इस हुकूमत ने कोई पिछले जो मिल मालकान से उनसे भत्ता नहीं लेना। इस हुकूमत ने जो बात करनी है वो फैक्ट से बात करनी है, और जो गलत काम करेगा उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये वो खुमियाजा करना चाह रहा हूं, भुगतना पड़ेगा और इसको करने के लिए इख्तिसास के मुल्क को मुकम्मल करने के लिए दालतें अभी हैं। जी अखुंदर चटान साहब, आपका मौक़िफ़। जी ज़रियाब साहब, मैं फैसल भाई की इस बात को ऑन करता हूं और मुझे राना साहब कथा कलामी की माज़, बस मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लूं। मैं आपको मुफ्त देती हूं वक्त, मैं आपको देती हूं वक्त। जी अखुंदर चटान साहब। मैं मीर साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा अब सबसे जो बड़ा मसला है वो इक़्तिसाद का है, और खुदा न ख्वास्ता बहुत ख़तरनाक हद तक हमारा इक़्तिसाद गिर रहे हैं, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सारा सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ना इम्पोर्ट बढ़ रहा है, ना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ना इम्पोर्ट में कमी आ रही है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, इस मुल्क के इक़्तिसाद में कभी इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। ये जो इन लोगों ने जो ड्रामे शुरू किए हैं कि कोई पेट्रोल के बारे में पूछते हैं तो ये कहते हैं चोर है, डाकू हैं, इस ड्रामों से आप निकले। आप कौम इनसे पूछेगा, आपके 5 महीने हो गए, आपने गरीब अवाम का कमर तोड़ दिया, आपने वादा किया था कि हम इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएंगे। रात को 9 रुपए GST टैक्स उन्होंने पेट्रोल पे बढ़ाया, और अभी भी इस नए वालिस्तान में मज़ीद टैक्सेस बढ़ने का इंदिया दे दिया गया है। वक्त बहुत कम है, मैंने क्लोजिंग की जानी बढ़ना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब, मुख्तसर सा वक्त 10 से 12 सेकंड आपके लिए प्लीज। जी ज़रिया, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो फैसल भाई ने बात की, अगर इसी तरह हो तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरे हल्का ननकाना साहब में सांगला हिल में मिल मौजूद है
और यकीन करेंगे, मैं हल्फन कहता हूं कि जो मेरा अपना गन्ना गया है वो जो मिडल मैन है उसने 140 रुपए का लिया है और 180 रुपए वाली उन्होंने रसीद दिखाई है कि वो रसीद देते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। अगर ऐसा हो जाए तो मैं इनको मोस्ट वेलकम भी कहूंगा, इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। और आप नेक्स्ट को प्रोग्राम रख लें और जो किसान इत्तेहाद के अहदेदार उनको भी बुला लें, जिम्मेदारों को भी बुला लें, इनको भी बुला लें। अब इशू ये है हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे। हम उनको गिराना नहीं चाहते, लेकिन ये अगर ये कहेंगे और अपना ये साफ नहीं करेंगे, सिंध गवर्नमेंट गिराने के लिए मीर साहब आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अखुंदर चढ़ान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुआ यही है कि आने वाला साल जो है वो पाकिस्तान के लिए न सिर्फ जमहूरी एतबार से बल्कि मुआशी एतबार से भी इंतहाई खुशहाली का ज़ामिन हो। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।